हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज से हम लोग क्लास शुरू करेंगे और जैसा कि मैंने इंट्रो वाली क्लास में आप लोगों को बोला था कि 6 चैप्टर्स में ये क्लास डिवाइड रहेगी, जिसमें नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट सबसे पहले होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यही चैप्टर शुरू करने वाले हैं और बाकी इसके बाद में जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम लोग पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में चले जाएंगे। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग में, मनी बैंकिंग पूरा होगा तो फाइनेंशियल मार्केट में, और उसके बाद फॉरेन सेक्टर, फिर सोशल सेक्टर। इस तरह से दोस्तों हम लोग इस प्रीलिम्स के कोर्स को पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि हम लोग सबसे पहले पीटी की क्लास को समाप्त करेंगे और लगभग 120 घंटों की क्लास के बारे में मैंने आपको कहा था। आज थोड़ा सा कुछ कारण से क्लास लेट हुई है और बाकी हम लोग इसको व्यवस्थित कर लेंगे कल से। और आज 10-20 तक मैं क्लास लूँगा और फिर कोई अन्य क्लास की वजह से ये 10-20 तक की क्लास रहेगी। तो इस तरह से रहेगा दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं अपने पेरेंट्स को याद करके, अपने प्रभु को याद करके हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, हम आगे बढ़ें। राइट। तो आपको मैंने जैसे कि बोला था कि आप एक नोटबुक अपने पास रखिए और हम लोग क्लास नोट्स बनाएंगे। राइट। तो आप उस क्लास नोट में सबसे पहला चैप्टर लिख लें। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट। और जैसा कि मुझे सूचना है कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम के हैं, तो इसमें कंबाइंड बच्चे हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो ज़्यादा जो प्रपोर्शन है हिंदी मीडियम के बच्चों का है। मैं एक पूरी कोशिश करूँगा कि दोनों तरह के बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। राइट। हिंदी में लिखिए आप राष्ट्रीय आय और उत्पाद। ये हमारा पहला चैप्टर है और हमें क्लास नोट्स पे फोकस करना है। राष्ट्रीय आय और उत्पाद। राइट। ये वाला जो चैप्टर है आप सब लोग जानते हो कि इसमें जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी इस तरह के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं और ये एक प्रारंभिक स्तर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें हम किन्स के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, आप आजकल अखबारों में देख रहे होंगे कि ये सारे शब्द चल रहे हैं। जैसे कि पोस्ट कोरोना वाली फेज़ में हम रिकवरी की बात कर रहे हैं, रिसेशन से निकलने की बात कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज फिर से रिसेशन में आ गए हैं। तो ये रिसेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, स्लो डाउन क्या है, इनको हम कैसे ठीक करें, क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। लेकिन मूल रूप से इसमें जो बातें होती है कि एक देश जो होता है वो अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकता है, अपनी प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकता है। तो ये मुख्य विषय वस्तु इस चैप्टर की होती है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं जो शुरुआत करता हूँ आमतौर पे हर शब्द के ऊपर मेरा फोकस रहता है। यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय लिखा हुआ है और आय और उत्पाद लिखा हुआ है। ये दो शब्द साथ में चल रहे हैं, आय और उत्पाद। राइट। उत्पाद, उत्पाद क्या चीज होती है? आप कोई वस्तु को पैदा करते हो, जैसे कि माना कि ये मार्कर है, ये एक वस्तु है, बोर्ड एक वस्तु है, कपड़े वस्तु है। तो ये जो गुड्स होते हैं, वस्तुएं होती है, वो भी उत्पाद कहलाते हैं। और सेवाएं भी, जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये सर्विस है। तो सेवाएं, जैसे आप डॉक्टर से मिलते हो और वो आपको लिखते हैं कि आपकी बीमारी का इलाज करने के लिए ये दवाइयाँ ज़रूरी होगी, आपको ऐसे रहना चाहिए, ये खान पान आपका होना चाहिए। तो ये क्या है? वो हमें गाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। आप नाई की दुकान पे जाते हो, बाल कटवाते हो, क्या है? सर्विस है। एडवोकेट से मिलते हो, वो आपके केस को लड़ता है, ये क्या है? सर्विस है। तो वस्तु और सेवा दोनों चीज़ें
क्या कहलाती है? उत्पाद कहलाती है। और अगर आप वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हो तो आपको इनकम मिलती है। इनकम प्राप्त करने के लिए आपको वस्तु और सेवा का उत्पादन करना होगा, राइट। जैसे हम लोग मॉर्निंग में आपसे मुलाकात कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और खान ग्लोबल स्टडीज आपको तैयार कर रही है और उत्पादन कर रही है। किस चीज़ का उत्पादन कर रही है? सेवा का उत्पादन कर रही है। तो अगर मुझे इनकम प्राप्त करनी है तो मुझे कुछ न कुछ चीज़ को पैदा करना होगा, या तो वस्तु में पैदा करूं या सर्विस में पैदा करूं। इसलिए दोस्तों इस तरह का हेडिंग बना हुआ है, आय और उत्पाद। मतलब मूल में उत्पाद है और उसके ऊपर आय है। और जब आप इस पूरे सिस्टम को, सभी लोगों की आय को या उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ रहे होते हो तो उसके आगे आप राष्ट्रीय शब्द लगा देते हो। तो इसमें कोई बहुत सोचने और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किसान उत्पादन करेगा, हम कहते हैं कि जैसे कि हमारा गोल था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। तो किसानों की आय दोगुना कैसे होगी? ये सही बात है कि हम उनको ज़्यादा कीमत देकर भी उनकी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम कीमत किस चीज़ की देंगे, कहाँ पर देंगे? अगर किसान कोई उत्पादन नहीं करेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन उनके खेतों में नहीं होगा, तो हम स्थायी रूप से उनको ज़्यादा इनकम नहीं दे पाएंगे। इसलिए इनकम का जो मूल आधार होता है वो उत्पादन होता है। तो एक देश होता है, उसकी सीमाएं होती है, उसके पास संसाधन होते हैं, जैसे कि भूमि होती है, मशीनें होती है, लेबर होता है, इस तरह से कई सारे संसाधन होते हैं, पानी होता है। ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर उत्पादन का स्तर अच्छा हो, और उत्पादन का स्तर अच्छा होगा तो लोगों की इनकम का स्तर अच्छा होगा। ऐसा करके इस चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों पर बातचीत करते हैं। तो ये चैप्टर का एक मतलब क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट, कि वाई वी यूज इनकम वर्ड बिफोर द प्रोडक्ट, राइट। एंड आई टोल्ड यू दैट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज we are not able to get income, right? So this is the heading of our chapter, national income and product. तो इसमें हम जाने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि हम सोचते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इकोनॉमी क्या होती है। जैसे कोई बच्चा आपसे पूछे समाज क्या होता है, कोई बच्चा पूछे आपको पॉलिटी क्या होती है, उसी तरीके से कई बच्चों के मन में रहता है कि इकोनॉमी क्या चीज़ है। तो हमारा जो पहला इसके अंदर जिस पर मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक्स मिल जाए, तो यहाँ पर आप पहली चीज़ लिखें अपने नोट्स में, अर्थव्यवस्था क्या है। व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे मैं बोलूँगा तो वो फास्ट अपना लिखेंगे, मूल राइटिंग मुझे हिंदी में करनी होगी। अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप लिखें अपने नोट्स में, मैं बोल रहा हूँ और बोर्ड पे लिख भी रहा हूँ। तो लिखिए आप, अर्थव्यवस्था कोई भी एक, अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका वितरण लोगों में किया जाता है। ताकि
उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके, राइट। आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इंग्लिश में हम कहेंगे कि इकोनॉमी is a geographical area in which goods and services are produced from the given amount of economic resources and they are distributed among the people so that their needs can be satisfied, right। तो अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें संसाधन होते हैं, कई तरह के संसाधन होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो आप छोटा कर लें अपने एग्जाम्पल को। जैसे आप एक किसान को सोच लें कि किसान की भी अपनी एक इकोनॉमी होती है, उसका अपना खेत होता है, खेत की एक सीमा होती है। सीमा का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो संसाधन उसके अपने हैं वहाँ उसकी सीमा है, उसके संसाधन होते हैं। उसके पास बैलों की जोड़ी हो सकती है, उसके पास कृषि के उपकरण हो सकते हैं, उसके पास वो है, उसके परिवार के सदस्य हैं। इस तरह से उसके पास कोई इंजन हो सकता है, किर्लोस्कर इंजन जो लोग गाँवों में लगाते हैं पानी निकालने के लिए जहाँ बिजली नहीं होती है, या उसके पास एक ट्यूबवेल का सेटअप हो सकता है। वो सारी चीज़ें उसके पास हैं, ऐसा समझ लो आप। और उन चीज़ों से उसको वस्तु सेवा पैदा करनी है, राइट, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, राइट, इनकम प्राप्त कर सके, ज़रूरतें पूरी कर सके, परिवार की कर सके, उसके लिए जो पॉपुलेशन है, उसके लिए जो लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं, राइट। इसी तरह से आप इसको बड़ा कर लें, आप बिहार स्टेट की बात कर लें, किसी भी स्टेट की बात कर लें, उसकी अपनी एक सीमा है जिसके अंदर उसके रिसोर्सेज हैं। और हम एक कोशिश करते हैं कि वो जितने भी रिसोर्स हमारे हैं उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु सेवा का उत्पादन करें ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो आप इकोनॉमी को कैसे भी समझ सकते हो। एक कंपनी की इकोनॉमी भी हो सकती है, खान ग्लोबल स्टडीज़ की इकोनॉमी भी हो सकती है, उनके पास इतने सारे संसाधन हैं जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, तो कैसे हम उनको यूटिलाइज करें, राइट। इस तरह से प्रश्न मूल में सभी जगह पर एक ही है, चाहे वो किसान के सामने हो या कंपनी के सामने हो या फिर किसी देश के सामने हो, या आप इसी को वर्ल्ड इकोनॉमी भी कह सकते हो जब पूरे वैश्विक स्तर की बात आप करते हो। तो इसमें कोई हमें ऋग्वेद सामवेद नहीं पढ़ना है, आप बस इतना सा करो कि आप ध्यान दो और कंसंट्रेट हो जाओ। हमारी क्लास में बहुत, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें भारी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। और अगर आप बात करेंगे जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि 20 साल से इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, कई बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, पढ़ रहे हैं, विफल भी हुए हैं कई बार। हाथ मतलब जो ताली है वो दो हाथ से बजती है, केवल टीचर ही से कामयाबी मिल जाए ये भी हम नहीं कह सकते, बच्चों का भी साथ चाहिए होता है। तो लंबा एक अनुभव है मेरा जिसके आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कई बच्चे आपको ये कहेंगे कि सर की जो क्लास है उसको बड़े ध्यान से सुनो, और एक सेकंड के लिए भी ध्यान डाइवर्ट अगर होता है तो फिर परेशानी आती है और मुझे क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। धीरे धीरे आपको इसका रंग चढ़ेगा। आज तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक्स लोग पढ़े हुए भी नहीं होते हैं, न स्कूली स्तर पे पढ़े हुए होते हैं ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप अभी कमेंट्स और अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो, मेरा कमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा काम भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, अब शायद स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मैं दोनों भाषाओं में बात करूंगा दोस्तों, आप चिंता मत करो। प्रिंस कुमार लिख रहे हैं कि इंग्लिश में सर, इंग्लिश में, ज़्यादातर इंग्लिश में। गुड मॉर्निंग सर, इंग्लिश वाले सर इंग्लिश, कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। आप दोनों में करना होगा, दोनों में करना होगा दोस्तों। तो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिखें, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अर्थव्यवस्था की अवधारणा को, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, मैं बोलता जाता हूँ इंग्लिश में, अर्थव्यवस्था की अवधारणा को एक चित्र द्वारा समझाया जा सकता है।
So the concept of economy, please English medium students should listen me carefully and listen my request, right? The concept of, you are good student and try to understand, friends. The concept of economy can be understood through the following diagram. Please write like this. ऐसा एक डायग्राम हम बना रहे हैं. इकोनॉमी की एक बाउंड्री जैसा बन गया है ये, राइट? ए ज्योग्राफिकल एरिया, एज आई मेड यू राइट, इकोनॉमी इज ए ज्योग्राफिकल एरिया. ये ज्योग्राफिकल एरिया जैसा हमने बनाया, और इसमें रिसोर्सेज होते हैं. मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, रिसोर्सेज. और हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझेंगे इसको, संसाधन हम बोलते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज से हम पैदा करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. राइट, वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज. और उनका हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. जिसको आप हिंदी में कहेंगे वितरण, राइट? और ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों को, पीपल. इस तरह से एक इकोनॉमी की एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जहाँ रिसोर्सेज है. अगर आपके मन में ये आता है कि हम रिसोर्स किसको कहते हैं, तो हम यहाँ पे रिसोर्स के कुछ नाम लिख सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं लैंड है, आप ये कह सकते हैं मशीन्स हैं, भूमि है, मशीनें हैं, मैन पावर है, एटसेट्रा. अभी संक्षेप में लिखा है मैंने, लैंड, मशीन, मैन पावर इत्यादि जो रिसोर्सेज हैं, उनसे हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज. और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को कर देते हैं. तो लोगों को क्या मिल जाता है, इसकी वजह से वेलफेयर मिल जाता है, राइट? उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो उनको वेलफेयर मिल जाता है. यही इकोनॉमिक का एक आइडिया है कि हम इकोनॉमी किसको बोलेंगे. तो एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें संसाधन होते हैं इस तरह के, उनसे हम गुड्स एंड सर्विसेज पैदा करते हैं, फिर उनकी वितरण कर देते हैं लोगों के अंदर. और जब आपको ज़रूरत पूरी हो जाती है तो आपको आनंद मिलता है, आपको यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो इसी को हम क्या कहेंगे कि हमें लोगों का वेलफेयर प्राप्त हुआ है. इस तरह से आप इकोनॉमी की परिभाषा को समझ सकते हो. तो ये पहला पार्ट हुआ आज की हमारी क्लास में. और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट का चैप्टर है, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको करा रहा हूँ. इसके बाद आई विल कम टू द concepts of GDP, GNP, etc. But before I take up these concepts, let me explain you some definitions about economy, microeconomics, macroeconomics, and so on. Now second, आप नोट्स के अंदर सेकंड जो बात है हमारी वो आप लिखें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स. लाइक हम बोलते हैं ना कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरह से. जो अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि हम संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्पादन कैसे करें, हमें अधिक से अधिक कल्याण कैसे प्राप्त हो. पूरे इकोनॉमिक्स विषय में इसी तरह की बातचीत होती है. और ऐसे इसके कई ब्रांच होते हैं, लेकिन मोटे रूप में जो आपके स्तर पर आप लोग देखते, सुनते, पढ़ते हो, उसमें दो टाइप्स रहते हैं. आप क्लास पे ध्यान दें पूरी तरह से. एक आपने नाम सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसको हिंदी में व्यष्टि बोलते हैं.
व्यष्टि अर्थशास्त्र और ये समष्टि अर्थशास्त्र है। And this batch is English batch as I came to know, so therefore I am to use both the languages. माइक्रो मैक्रो दो इकोनॉमिक्स के मुख्य विभाग होते हैं। माइक्रो में क्या होता है, किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है। You can say it is the study of one individual economic agent किसी एक को पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन कंज्यूमर, एक उपभोक्ता, वन प्रोड्यूसर, एक उत्पादक, एटसेट्रा। यानी कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हो तो किसी एक को पढ़ते हो, किसी एक के व्यवहार को पढ़ते हो, समग्र को नहीं देखते हो। जैसे कि आप पूरे देश को नहीं देखोगे, पूरे देश की इकोनॉमी को नहीं देखोगे। कोई एक उपभोक्ता, उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो वस्तुएं सेवाएं खरीदता है संतुष्टि के लिए, कि हमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो, ये सोच के जो चीज़ों को खरीदता है। एक आदमी चीज़ों को ये सोच के खरीदता है कि हमें और चीज़ें बनानी है और उनको मार्केटाइज करना है, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं या उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता जो होता है वो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी चीज़ को खरीदने का निर्णय करता है, किसी चीज़ को, किसी सेवा को खरीदने का निर्णय करता है। तो जब हम किसी एक उपभोक्ता को उठाकर उसके बारे में सोचते हैं कि जैसे कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कोई वस्तु महंगी हो जाती है, इफ़ एनी गुड इज सेलिंग फॉर मोर प्राइस एज कम्पेयर टू बिफोर, देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। वो क्या करेगा, उसका व्यवहार क्या होगा? क्या वो अपनी डिमांड को कम कर देगा, यानी कि पहले के कंपैरिजन में उस कॉमोडिटी की कम मांग करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह की जो बातचीत आप करते हो किसी एक को लेकर, उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक कोई उत्पादक है, राइट, कोई भी उत्पादक, उसमें किसी का नाम नहीं होता है। कोई कंज्यूमर को पढ़ते हो तो उसका नाम नहीं होता है। अगर आप किसी को नाम से पढ़ रहे हो तो इसको हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। या हमें नाम को लेके नहीं, हमें इमेजिन करना है, मतलब कल्पना करनी है कि एक उपभोक्ता कोई भी अगर कीमत बढ़ेगी तो कैसा रेस्पॉन्स दिखाएगा, कीमत गिरेगी तो कैसा रेस्पॉन्स दिखाएगा, राइट। इस तरह से एक को समझना होता है, और जो वो भी निर्णय करेगा एक व्यक्ति, उस निर्णय का दूसरों पर भी असर पड़ता है। दूसरों पर असर को अवॉइड किया जाता है इसमें। अगर आप दूसरों के असर को भी पढ़ने लगोगे तो वो फैलाव होगा, और फैलाव होने का मतलब ये कि यू आर ट्राइंग टू डाइव इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि में जाना चाह रहे हो आप, समष्टि में नहीं जाना है, हमें वहीं पे रहना है। इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और यूपीएससी का पेपर अगर आप देखते हो, मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि आपको थोड़ा थ्योरी का लेना होगा, मतलब सम पार्ट ऑफ थ्योरी इज रिक्वायर्ड टू टेक द फिलोसफी ऑफ एनी स्टेप विच अवर गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक, अवर सेंट्रल बैंक प्लान्स टू टेक। तो वो थ्योरी आपको पता नहीं होगी, समझ नहीं पैदा हो पाएगी। तो फिलोसफी थोड़ी सी आनी चाहिए इसकी। तो मैंने आपको निवेदन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक को स्टडी करते हो आप, और उसी पर टिके रहते हो, और देखना चाहते हो कि ये कैसे इसका इम्पैक्ट आएगा, और उसका कोई भी निर्णय जो होगा वो निर्णय का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा ये भी आप ध्यान में नहीं रखोगे। तो हम इसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि दूसरा सेगमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये जो लिखा हुआ है
राइट, नोट्स आप बनाते जाइए, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण इकोनॉमी पढ़ी जाती है, पूरा लिखिए इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जैसे कि पूरा भारत है तो पूरे भारत को आप देखेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र अध्ययन होता है इसमें, समग्र अध्ययन, द एग्रीगेट स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, राइट। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, द एग्रीगेट स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। इसमें पार्ट्स में नहीं पढ़ते हैं, इसको पूरा ही पढ़ते हैं एक साथ, और इसलिए इसके जो टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर आप पढ़ते हो, जैसे कि जीडीपी जो पूरे देश के उत्पादन को दिखाता है। अभी आज की क्लास में मैं ये टॉपिक को उठाऊंगा। तो जीडीपी एक कंपनी का, एक कोई भी व्यापारी है उसकी प्रोडक्शन को नहीं दिखाता है, जीडीपी पूरे देश की प्रोडक्शन को दिखाता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, जब आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ पढ़ते हो, टुकड़ों में नहीं देखते हो, अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखते हो। तो यहाँ पर विषय कैसे आ जाते हैं, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार एक मुद्दा बन जाता है, इन्फ्लेशन, राइट, हिंदी में इसको रोजगार कहेंगे, ये मुद्रास्फीति, और जीडीपी तो आप जानते हैं, इट्सेट्रा। ये टॉपिक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं होती, इस तरह के टॉपिक्स की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। तो क्या हम ऐसा समझ के चलें कि दोनों विषय बिल्कुल अलग है, माइक्रो और मैक्रो में बहुत नॉर्थ और साउथ पोल सपाट टाइप का डिफरेंस है? ऐसा नहीं है दोस्तों। माइक्रो मैंने भी पढ़ाई की है, इकोनॉमिक्स में ही मेरा एकेडमिक्स रहा है। शुरुआत में बच्चों को जब वो स्कूली स्तर पे होते हैं या कॉलेज में आ जाते हैं, उनको माइक्रो पढ़ाया जाता है। सबसे पहले माइक्रो की समझ पैदा की जाती है। इकोनॉमी जो पूरी बनती है वो सब इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट, जो व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय करता होते हैं, जैसे कि आप भी एक आर्थिक निर्णय करता हो, क्योंकि आपने निर्णय किया था कि हमें खान ग्लोबल स्टडी में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। और आपने देखा होगा सर ने मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे कम फीस में ये कोर्स और अच्छे अध्यापकों का इस्तेमाल करके ये कोर्स देने की कोशिश की। तो उनको यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स को देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। तो हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे ने व्यक्तिगत स्तर पे डिसीजन लिया कि हाँ फीस कम है, मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, और उसने ये निर्णय किया कि मुझे पढ़ना चाहिए, राइट। तो इस तरह से व्यक्तिगत व्यवहार को आप समझ सकते हो, और ये व्यक्तिगत व्यवहार पूरी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन इकोनॉमी तक जानने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि व्यक्तिगत स्तर पे क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप राइस कुक कर रहे हो, किसी पॉट में एक राइस कुक कर रहे हो, किसी भगोनी वगैरह बर्तन में चावल पका रहे हो। कुछ देर होने के बाद आप उसको चेक करते हो कि दे हैव बीन कंप्लीटली कुक्ड और नॉट, राइट, मतलब कि पूरे पके हैं कि नहीं है, कुक हुए कि नहीं है। तो आप क्या करते हो, मतलब कुछ सैंपल निकालते हो, उसका कुछ मात्रा में निकाल के उसे देखते हो हाथ से कि ये पके हैं कि नहीं पके हैं। और अगर वो आपको लगता है कि सही है तो आप क्या अनुमान लगाते हो, क्या इन्फेरेंस करते हो, क्या एस्टिमेशन करते हो कि हाँ अब ये सारे पक गए होंगे, इनको हम नीचे उतार लें। इसका मतलब माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाने में हमें मदद मिलती है। दूसरी बात ये है, जैसे हम कई बार व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, आपका कोई दोस्त है और उसने आपको धोखा दे दिया, राइट, आपके दोस्त ने आपको चीट कर दिया, ठीक है, एक व्यक्ति ने किया, फिर अगली बार किसी दोस्त से मिले, उसने भी चीट कर दिया। तो आपने क्या अनुमान लगाया कि दुनिया ही ऐसी है? क्या हम दुनिया को समझने के लिए दुनिया के एक एक नोक और कॉर्नर में जाते हैं, या हम छोटे से समाज में ही ये समझ जाते हैं कि दुनिया किस तरह की है? तो दोस्तों यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि माइक्रो से हम मैक्रो की तरफ मूव करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले माइक्रो को समझें। ऐसा कहा जाता है हमारे दर्शन में भी कि हम खुद को नहीं समझे, हम संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें खुद में समझना है,
तभी हम संसार को समझ पाएंगे। हमें अपने छोटे से परिवार को समझना है, तभी हम समाज को समझ पाएंगे। तो माइक्रो और मैक्रो में आप ये कहो कि एक जमीन और एक आसमान है, दिस इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू। In fact, microeconomics prepares you for the larger understanding and study of macroeconomics. So goes the point out, friends. This is only a kind of segmentation for the facilitation of the people who are studying economics, right? जो लोग इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहा है और ब्रांचिंग हो रही है। जैसे हम हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को देखते हैं तो हम नर्वस सिस्टम अलग पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी और इस तरह के जो डिविजन्स होते हैं, लेकिन क्या हमारा शरीर वाकई में अलग अलग टुकड़ों में है? ऐसा नहीं है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये तीन बातें मुझे आपको थोड़ी सी बतानी थी। तो आप ये अनुमान लगाइए, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो अब हम मतलब थोड़ा ये बेसिक बना के आगे बढ़ेंगे, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है? प्लीज रिप्लाई मी एनीबडी, मैं आपकी क्वेरी आंसर को देख रहा हूँ। बताइए मुझे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जितना मैंने अभी आपको समझाया। वेरी नाइस, ऑल पीपल मोस्टली सारे लिख रहे हैं मैक्रो 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 मैक्रो, राहुल वगैरह ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं। तो काफ़ी होशियार बच्चे हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अनुशासन मैंने आपको निवेदन किया, धैर्य आप रखिए कि ऐसा नहीं कि हाँ अभी हमें थोड़ा कम समझ आ रहा, आप धैर्य को खो दें, ऐसा नहीं करें। लेट मी गिव सम चांस, अपॉर्चुनिटी टू एडजस्ट माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इसमें समय लगता है और आप सिर्फ ये ध्यान दें कि आपको पढ़ाई करनी है। तो बहुत अच्छा, कितने बच्चों ने लिखा मैक्रो 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 मैक्रो, इतना स्पीड है इसका, ग्रेट, वेरी नाइस, कितने शानदार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। मनीष, दुर्गा और कई बहुत स्पीड है दोस्तों, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रजनी, सुनील कुमार, ये सब मैक्रो लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट दोस्तों। चलिए अगला हेडिंग लगाइए अब आप, है ना। अब हम जीडीपी जीएनपी वगैरह पढ़ेंगे, तो अगला हेडिंग है आपका सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स of national income and product. Some important concepts of national income and product. राष्ट्रीय आय उत्पाद की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ये हेडिंग आप लगाइए। जब ऑफलाइन शुरू होगा तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कंबाइंड हो जाएगा। ऑफलाइन क्लास में ही हम लोग ऑनलाइन को भी पढ़ाएंगे, तो हम शायद ज़्यादा सहज हो पाएंगे ऑफलाइन की क्लास को पढ़ाते समय। अभी तो सिर्फ कैमरे को देखना होता है और अनुमान लगा के चलना होता है, तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है। इसमें हम पहला कॉन्सेप्ट जो उठा रहे हैं, आपने लिख लिया होगा, अपने नोटबुक को चलाते रहें साथ में। मैंने जैसा कि आपको कहा कि इन्वॉल्वमेंट लाना होगा, और कल की क्लास में मैंने आपको बोला कि आप जितना इन्वॉल्व होंगे अपने मकसद के प्रति, उतना उससे अटैचमेंट होगा, और जितना अटैचमेंट होगा उतनी ही आपकी लालसा बढ़ेगी कि मुझे इसमें कामयाबी प्राप्त करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि एक माँ जब अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, फिर उसको बड़ा करती है, तो वो कितनी आक्रामक उसके प्रति हो जाती है अपने बच्चों के प्रति, चाहे वो एनिमल हो या मानव हो, सब में इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो गोल के साथ अटैचमेंट पैदा करिए। हर चीज को नोट्स, पीडीएफ और इस फॉर्मेट में लेना पसंद मत करिए। मैं बहुत कम आपको पीडीएफ देने वाला हूँ, राइट, और मैं क्लास में डिक्टेशन कराऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं जीडीपी, फुल फॉर्म करें ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसको कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सॉरी घरेलू उत्पाद लिखिए प्लीज। डोमेस्टिक यानी घरेलू, सकल घरेलू उत्पाद, राइट। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा और लिखवा भी दूंगा। तो इसका क्या डेफिनेशन है वो लिखिए। एक देश की घरेलू सीमा में इसको अंडरलाइन करिए, घरेलू सीमा को। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित कमेंट्स वगैरह से बाहर निकलिए दोस्तों, ये मूव कर रहा है लगातार, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। साथ साथ में चलिए, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं। इसको हम पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक बात को समझेंगे। पहले मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं। जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country during a year GDP is the total market value of all final word is very important here, of all final goods and services produced within the domestic boundary. Underline this word, domestic boundary of a country, produced within the domestic boundary of a country during a year, right? This is the definition of GDP. तो क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं? ये जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, लिखी है, इससे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकाल सकते हैं? इससे आपकी समझ बढ़ेगी। तो आप अपने नोट्स में नीचे लिखिए, जीडीपी की, ये तो इंग्लिश में था, हिंदी वाले जीडीपी की उपर्युक्त परिभाषा। और ये ध्यान रखिए कि इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। और मुझे एज ए टीचर पता है, एज ए स्टूडेंट यू कैन नॉट डिसाइड कि किस पर कितना फोकस करना है, क्या करना है, ये आप हमें फ्रीडम देंगे। तो मेरे हिसाब से चलिए आप, क्योंकि कोच मैं हूँ आपका, कहाँ मुझे कितना जोर देना है, दिस इज़ माय फ्रीडम, राइट। तो आप बस इस पे ध्यान दो कि आपको पढ़ाई करनी है।
जीडीपी की उपर्युक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इसकी मुख्य बातों को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है। लैंग्वेज भी तो डेवलप करनी, प्रकट किया जा सकता है। कितना बढ़िया समय, सुबह सुबह इकोनॉमिक्स पढ़ो आप, यू विल मेक योर डे, राइट। तो हम इसकी इम्पोर्टेंट बातें, जो डेफिनेशन आपके नोट्स में भी दिख रही है आपको, उसको पढ़कर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना तो रूपांतरण कर ही लेंगे। मैं लिख देता हूं फिर भी, अगर आप कहीं गुस्सा हो। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीडीपी कैन बी गिवन एज फॉलोज, कैन बी गिवन एज फॉलोज, राइट। ऐसा लिख लो आप इंग्लिश में। अब फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बनेगा वो हम देखेंगे। लिखेंगे जीडीपी में केवल उसी उत्पादन, कोई भी उत्पादन वस्तु सेवा का, उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में हुआ हो। घरेलू सीमा वर्ड पे फोकस करें। राइट, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ओनली दैट प्रोडक्शन will be included in GDP, only that production will be included in GDP which is taking place within the domestic boundary of a country. इस लैंग्वेज पे ध्यान दें आप, मैं समझाऊंगा आपको। एक डायग्राम बना लेते हैं, यहां पर आप लिख लो डायग्राम। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डायग्राम दे रहा हूं आपको, एक रेखा चित्र, ताकि आपको बात समझ में आए। ये एक देश की डोमेस्टिक बाउंड्री है, जैसे ये मान लो आप, मैंने लिख दिया इसको, आप भी ऐसा फिगर बना लो। ये क्या है, एक घरेलू सीमा है, मतलब डोमेस्टिक बाउंड्री है। इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, हालांकि कई सारी बातें हैं डोमेस्टिक बाउंड्री को समझने के लिए भी, कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है, ऐसा भी कई बार लोग बेवजह के सवाल खड़े करते हैं। कई सारी वो किताबें पढ़ते रहते हैं। आप तैयारी वैसे करो जो यूपीएससी क्या सवाल करती है। क्या यूपीएससी ये सवाल करेगी आपसे कि डोमेस्टिक बाउंड्री का मतलब क्या है, राइट? ऐसे सवाल नहीं करती यूपीएससी। तो आप अपनी ऊर्जा वहां मत खपाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप वर्बली सुन लो उसे कि है क्या। आप कॉमन सेंस लगाओ, जैसे कि मैंने पिछली वाली क्लास में आपको कहा कि इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस लगाओ हर जगह पे। अब आपसे कोई पूछे एक देश की घरेलू सीमा कहाँ होगी, डोमेस्टिक बाउंड्री कहाँ होगी, आप क्या बताओगे इसके लिए? जहां हमारा भूगोल है, जहां हमारी टेरिटरी बन रही है एक तरह से। ये मूल रूप में तो यही हुई ना डोमेस्टिक बाउंड्री। बाकी कुछ अपवाद या एडिशंस वगैरह होते हैं, वो कानूनी या परिभाषात्मक स्तर की बात है। मतलब एट इंटरनेशनल लॉ लेवल और डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और एडिशंस।
otherwise if you use your common sense, I will suggest you that economics is a very beautiful subject, you will come to accept it, I tell you. आपको ये भरोसा हो जाएगा कि सर हमें सही कह रहे थे कि इकोनॉमिक्स कॉमन सेंस का विषय है, और मैं आपको आज एक कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। बस आप देखो, जब आप किसी को अपना मानते हो, गुरु मानते हो, कुछ मानते हो, तो समर्पण होना चाहिए, ज्ञान में संशय नहीं होता है, डाउट नहीं होता है। गलती किसी से भी हो सकती है, वो अनजाने में हो सकती है, अदरवाइज 20 वर्षों से हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो आप डाउट रखकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, डाउट रखकर आप स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। आप किसी डॉक्टर से मिलोगे तो वो प्रेस्क्रिप्शन जो लिख रहा है, अगर आप उसमें डाउट करोगे तो फिर तो आप दवा नहीं ले पाओगे। ये ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। बस आप मुझे समय और समर्पण दे दो, मैं आपको सफलता सुनिश्चित कर दूंगा। इतना मैं तैयार करा दूंगा कि यूपीएससी आपका आराम से होगा। मतलब इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं रुकेगा, मैं आई एम जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई पार्ट, माई सब्जेक्ट, राइट फ्रेंड्स। तो बस आप उस पर ध्यान देते रहो कि कंसंट्रेशन रखकर बस क्लास पे चलते रहो, धैर्य बनाते रहो और बस अपने आप को समर्पित कर दो, और फिर देखो कि क्या हम लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए, कैसे आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं। अब आप, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन सेंस लगाओ हर जगह। जो मैं आपको एक साधारण से बात कह रहा हूँ कि कोई कॉमन सेंस से आपसे पूछे कि मतलब कहाँ होती है डोमेस्टिक बाउंड्री, तो आप कहो कि जहाँ पे उस देश का भूगोल होता है। बिहार की, जैसे हम जीडीपी पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है जीएसडीपी। जैसे अभी हम जीडीपी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पज इंडियन इकोनॉमी है, हम बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह की इकोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट, एस का मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक होता है डीडीपी, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, जीडीपी। आप खुद ही समझ लो कि क्या हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे उसकी प्रोडक्शन को, तो दूसरे की बाउंड्री में थोड़ी चले जाएंगे। तो वहाँ भूगोल है ना कि एक जिला कितना बड़ा है, उसकी बाउंड्री कहाँ पर है, एक स्टेट कितना बड़ा है, उसकी बाउंड्री कहाँ पर है। तो जीडीपी के लिए अलग कॉन्सेप्ट थोड़ी आएगा। तो वही भौतिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ अपवाद होते हैं, वो ज्ञान के हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि जो राजदूत कार्यालय होते हैं, जैसे हमारा राजदूत कार्यालय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का हमारे यहाँ है, इस तरह से अमेरिका में हमारा, मतलब जो राजदूत कार्यालय जैसे भारत का अमेरिका में है, तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डोमेस्टिक बाउंड्री में वो राजदूत कार्यालय भी आता है। यानी हमारा जो राजदूत कार्यालय, एम्बेसडर वगैरह का जो ऑफिस है, वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट होता है। ऐसे कुछ अपवाद हैं। ऐसे अंटार्कटिका मिशन है जैसे वहाँ पर, तो वहाँ पे जहाँ हमारा मिशन है वो हमारी बाउंड्री का पार्ट माना जाता है। ऐसे कुछ अपवाद हैं, उनको आप देख सकते हो। ऐसे क्या होता है कि हम कुछ नॉटिकल माइल्स, जैसे अगर इधर समुद्र है मान लीजिए, इधर सी है पूरा का पूरा ऐसे, तो हम कुछ नॉटिकल माइल्स अंदर जाके फिशिंग कर सकते हैं और मतलब इस तरह का काम कर सकते हैं, तो ये भी फिर डोमेस्टिक बाउंड्री में काउंट हो जाता है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, बाकी आप भौतिक रूप से ही इसको समझें। तो यहाँ पर ये डोमेस्टिक बाउंड्री का एक फिगर मैंने बना दिया। और जीडीपी की इंपॉर्टेंट फर्स्ट बात क्या है कि जीडीपी में केवल वही प्रोडक्शन शामिल होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, जीडीपी में केवल उसी उत्पादन को ध्यान में रखा जाएगा जो देश की घरेलू सीमा में हुआ हो। तो घरेलू सीमा में हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उत्पादन कौन कर रहा है, ये मतलब नहीं है। अगर विदेशी लोग हमारे यहाँ उत्पादन कर रहे हैं, काफी विदेशी कंपनियों ने भारत में एफडीआई वगैरह किया है, वो इंडिया की बाउंड्री में काम कर रहे हैं, तो उनका जो भी, चाहे वो कार बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हमारे देश की सीमा के अंदर अगर उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा। ये ध्यान रखिए। जैसे मैं इसमें एक गोला बनाता हूँ, देखिए एक गोला इसमें छोटा मैंने बनाया, राइट। ये गोला मैंने ये सोच के बना रहा हूँ कि विदेशी लोगों की प्रोडक्शन है, ये अलग अलग जगह पे होगी, मैंने एक जगह कर दिया इसको दिखाने के लिए, राइट। और इसके अंदर मैं बी लिख देता हूँ।
इस बाउंड्री में ये विदेशी लोग, यहाँ लिख भी देता हूं कि ये विदेशियों की उत्पादन है, एक तरह से फॉरेनर्स प्रोडक्शन है ना, विदेशी उत्पादन है ये। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दिया विदेशियों का उत्पादन, ऐसे कर देता है इसको, वो ज्यादा बेहतर अभिव्यक्ति होगी। विदेशियों का उत्पादन, राइट। और उसको हम क्या लिख दिए, बी लिख दिए, ठीक है। अच्छा, एक गोला मैं बाहर बना रहा हूं जो हमारी बाउंड्री से बाहर है, और ये भारतीयों का उत्पादन है, प्रोडक्शन बाय इंडियंस है, राइट। भारतीयों का उत्पादन, और उसको मैं ए लिख देता हूं। अब आप देखो, हमेशा अगर लैंग्वेज पे टिके रहोगे, ये हमारी घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा के प्रोडक्शन को हम जीडीपी मानेंगे, और ये जो वृत्त है और इसके बाहर का जो एरिया इस वृत्त के अंदर है, ये भी और ये भी दोनों ही जीडीपी के अंदर आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा। ये भले ही भारतीयों का उत्पादन है, लेकिन ये हमारी बाउंड्री में नहीं हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है, इस वजह से जीडीपी के अंदर ये काउंट नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे जो बात हमने ऊपर लिखी उसको डायग्राम में मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ दोस्तों कि जीडीपी में केवल वही प्रोडक्शन शामिल होगा जो देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हुआ हो। किसने किया, हमने किया, बाहर वालों ने किया, हमने किया तो भी और बाहर वालों ने किया तो भी, वो सारा उत्पादन जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। लेकिन हमारे लोग अगर बाहर काम कर रहे हैं, हमारी कंपनियां बाहर काम कर रही है, टाटा स्टील वगैरह कोई भी कंपनी जो बाहर की तरफ काम कर रही है, हमारे एनआरआई वगैरह जो बाहर की तरफ कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखिए। तो पहला पॉइंट जो क्लियर हुआ है, ये यूपीएससी की क्लास है दोस्तों। जीडीपी वगैरह तो आप लोकल स्तर पे भी पढ़ते हो इसको, जैसे कि बीपीएससी वगैरह के लिए ये सब इतना डिटेल नहीं आता उसमें, लेकिन यूपीएससी में हमें ये खास तौर से एक लेवल अपनाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट, और मुझे विश्वास है कि सभी लोगों को ये बात समझ में जरूर आई होगी। अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं जीडीपी से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट क्या है कि जीडीपी की जो काउंटिंग होगी, जीडीपी की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ध्यान में रखा जाता है। ऐसा क्यों है, अंतिम किसको कहते हैं वो भी मैं बताता हूं, ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे लिखिए कारण क्या है इसका, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके। दोहरी गणना का मतलब होता है डबल काउंटिंग। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, राइट, ये हिंदी में लिखा मैंने। इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी the production of only final goods and services is included. This is, अब इसका रीजन क्या है वो भी लिख देता हूं, जैसे हिंदी माध्यम वालों के लिए लिखा है।
रीजन क्या, टू अवॉइड डबल काउंटिंग। और थोड़ा थोड़ा समझना है, पूरा डूब नहीं जाना है इसके अंदर। अगर आपको थोड़ी पॉइंट पकड़ में आ गया है कि ये ऐसा हो रहा है, तो फिर आप उस आगे बढ़ना चाहिए आपको, नहीं कि उसी में डूब जाना चाहिए। थोड़ा पॉइंट पकड़ना, क्योंकि आपको पढ़ाना नहीं है, आपका कोई इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं देना है, आपको 4 ऑप्शंस आएंगे उनको समझने के लिए बस उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशनल रहना है, मतलब सफलता प्राप्त करने का प्रोफेशनल तरीका क्या है, उस पर आपको चलना है, राइट। तो बहुत ऐसा भी नहीं कि आप उसी में डूब गए, एक मीडियम जो तरीका होता है और हिंट्स मिल जाते हैं अगर आपको, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए कि हाँ, ये मोटे रूप में बात ये है कि क्यों हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अंतिम वस्तु क्या होती है। ऐसी वस्तु जिसको आप फिर चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने ये शर्ट पहन लिया तो ये फाइनल है, राइट। इसमें परिवर्धन नहीं हो सकता, मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाइनल बोलेंगे। ये फाइनल है। जैसे वॉच है जो मेरे हाथ में है, ये वॉच ये फाइनल है। ये फ़ोन फाइनल है, जो इसमें अब कोई मॉडिफिकेशन संभव नहीं है। ये बोतल तैयार है, ये फाइनल है। अब समझो इन सारी चीज़ों को जो मैं क्लास में बात कर रहा हूँ। आपने जितनी भी चीज़ें अभी पहन रखी है, आपकी स्टेशनरी बुक वगैरह एवरीथिंग, मतलब वो फाइनल टाइप की चीज़ है। तो हमें क्या करना है, फाइनल मतलब अंतिम, जिसमें फिर से कोई चेंज नहीं हो सकता, उन्हीं को ध्यान में रखना है। तो ऐसे वस्तु और सेवाओं को शामिल करना है, बाकी तो बीच वाली वस्तुएं भी होती है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको न्यूमेरिकल, उससे आपको ये बात ज़्यादा समझ में आएगी कि कारण क्या बन रहा है कि हम केवल फाइनल को शामिल करेंगे, और उसमें आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि फाइनल किसको कहते हैं, मध्यवर्ती किसको कहते हैं, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे इसी के अंडर में आप वो मैथमेटिकल एग्जाम्पल बना लें। जैसे एक देश में गेहूं पैदा होता है, राइट, इंग्लिश में हम इसको वीट लिख लें। फिर आटा पैदा होता है मान लीजिए, और इस फ्लोर लिख दिया, और ब्रेड होती है, ठीक है। ऐसे ये 3 वस्तुएं होती है। और थोड़ा आप ये सोचे कि इन सब का जो वजन है वो 1 केजी का है। 1 किलो गेहूं, 1 किलो आटा, 1 किलो ब्रेड पैदा हो रही है। अच्छा, हमने जीडीपी की परिभाषा में ये लिखा था कि टोटल मार्केट वैल्यू, बाजार में उसकी वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक्स में जो ये जीडीपी वगैरह होते हैं, इसमें वजन नहीं की बात नहीं होती है, वैल्यू की बात होती है। एक होता है वेट, एक होता है वैल्यू, कितने का है वो चीज, समझ रहे हैं आप, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लेके आते हैं। 10 रुपये किलो का गेहूं है मान लीजिए, और 12 रुपये किलो का आटा तैयार होता है, और 20 रुपये किलो का ब्रेड तैयार होता है। या आप यूँ कह सकते हो कि 5-5 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट, 4 पैकेट 250 ग्राम के तैयार हो जाते हैं। 5-5 रुपये उनका रेट होता है, 20 रुपये, इसलिए मैंने 1 किलो यहाँ पर 20 रुपये लिख दिया है इसका, ठीक है। आप मुझे देख के ये बताओ, ये 3 वस्तुएं हैं आपके सामने, सब 1-1 किलो है। ये पहले कोई चीज नहीं थी, सब एक ही साल के अंदर ये पैदा हुए, 1-1 किलो हुए। तो इसमें तीनों में फाइनल मतलब, जैसे गेहूं बहुत प्रारंभिक अवस्था है, गेहूं से आटा बना, राइट, और आटे से ब्रेड बनी, इन तीनों में ब्रेड फाइनल कहलाएगी। तो जब आपको कहे कि आप जीडीपी निकालो, तो आपको जीडीपी में सिर्फ इसकी वैल्यू को ध्यान में रखना है, अंतिम वस्तु यही है, ये अंतिम नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि 20 रुपये देश का जीडीपी है, तो एक आदमी कहता है कि नहीं नहीं 20 नहीं है, ये 3 हुए हैं, तो वो 10, 12 और 20 तीनों को जोड़ लेता है, बाई मिस्टेक ऐसा करता है कि वो इनको प्लस कर देता है, तो इसकी वैल्यू 42 हो जाएगी। तो आप गलत बता रहे हो, एक्चुअल से दूर जा रहे हो, भ्रम का शिकार हो रहे हो। कैसे?
जैसे आप आटा उठाओ, आटा जो है वो बिना गेहूं के नहीं हो सकता है, राइट। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो जो आटे का 12 रुपए का रेट है उसमें गेहूं गया हुआ है इसके अंदर। ये चक्की वाला होगा, फ्लोर मिल वाला होगा जिसने आटा खरीदा किसी किसान से, तो 10 रुपए का उसने, ये जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं ये इनके बेचने के वैल्यू है। गेहूं कितने का बिक रहा है? 10 रुपए का। आटा कितने का बिक रहा है? 12 रुपए का। ब्रेड कितने की बिक रही है? 20 रुपए की। तो किसान ने गेहूं 10 रुपए का बेचा, तो लिया तो इसने होगा यहाँ पर 10 रुपए का लिया, फिर 2 रुपए अपने लगा रहा है क्योंकि वो उसको पीस रहा है, राइट। वो उसमें कुछ चेंज कर रहा है। अच्छा, कोई चीज को मूल रूप में पैदा करना ये तो प्रोडक्शन है ही खैर, लेकिन उसमें बदलाव लाना, गेहूं को आटा बनाना, ये भी तो एक प्रक्रिया है, एक रूपांतरण है। हम ये नहीं कह सकते कि जो लोग आटा बनाते हैं उनका इकोनॉमी के अंदर कोई रोल नहीं होता, वो कुछ नहीं करते हैं। असल में तो किसान है, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान मेन है, लेकिन सप्लीमेंट्री जो आप कहते हो ना सेकेंडरी प्रोडक्शन और ये सब, यहाँ सेकेंडरी टाइप का प्रोडक्शन हो रहा है कि गेहूं को उसने आटा बनाया तो उसने कुछ ना कुछ योगदान किया जिसके बदले में वो 2 रुपए ऐड कर रहा है। ठीक है, उसने आटा तैयार कर दिया, 12 रुपए में बेचा तो इसने लिया होगा, तो 12 रुपए का इसको पड़ा, 8 रुपए अपने जोड़कर ब्रेड को 20 रुपए का बेच रहा है। तो दोस्तों ब्रेड के अंदर ये सारी चीजें जा चुकी है। आटे में गेहूं चला गया, फिर आटा यहाँ गया तो वो इसके अंदर आ गया, तो ये जो 20 रुपए हैं यही सही चीज है, क्योंकि इस ब्रेड के अंदर ये सारी प्राइस जुड़ी हुई है इसमें। इसलिए आप क्या कहोगे कि 20 रुपए, ये गलत है, 42 इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। जीडीपी इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 ही आप इसमें शामिल करेंगे, 20 ही देश का जीडीपी होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि ये मध्यवर्ती कहलाते हैं। गेहूं बीच में आकर आटा बनाता है, आटा बीच में आके ब्रेड बनाता है, तो जो किसी चीज को बनाने में काम में आता है उसको हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती, इंटरमीडियरी कहते हैं। मध्यवर्तियों को ध्यान में नहीं रखना है। किसको ध्यान में रखना है? अंतिम को ध्यान में रखना है। अब ये मोटे रूप में अगर आपको समझ आ गया, जैसे और मैं बता दूं आपको, और एक दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये फोन है, राइट, ये फोन में पार्ट्स लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, सारी चीजें हैं, आईसी लगी हुई है ना। तो जो इसकी प्राइस है उसमें ये सब का रेट जुड़ा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो कि इस फोन का रेट अलग रख रहे हो, पार्ट्स का रेट अलग रख रहे हो, अन्य चीजों का रेट अलग रख रहे हो, कैमरे का रेट अलग रख रहे हो, और फिर सबको जोड़ रहे हो फोन की कीमत में। तो ये 2 बार काउंट हो गए, पार्ट्स 2 बार काउंट हो गए, एक तो पार्ट्स के रूप में और एक फोन की रेट के अंदर ऑलरेडी है। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है जिससे आप ये समझ सकते हो कि इससे फिर क्या होगा कि हमारे देश की जीडीपी ज्यादा नजर आएगी, अतिशयोक्तिपूर्ण नजर आएगी। दैट्स द पॉइंट व्हाई वी नीड टू इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स, वी आर टू अवॉइड इंटरमीडियरी गुड्स, राइट। सेवाओं में भी होता है ऐसा। आपके मन में आ रहा होगा कि सेवा में कैसे पता लगाएं, वस्तु में तो चलो ठीक है। वैसे मैं दोस्तों एक बात बताऊं, इतना आपको रिसर्च थोड़ी करना है कि सर सेवा का कैसे मालूम चलेगा, ऐसे यूपीएससी प्रोसीजर थोड़ी पूछती है। बट आप चिंता नहीं करो, मैं कोई अवॉइड नहीं करना चाह रहा इस चीज को कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, फोर्टिस में गए जैसे, तो आपने वहां पर स्लिप कटवाई, तो ये जो फोर्टिस ने आपको स्लिप काटी, जहाँ पे कस्टमर कंज्यूमर लेवल आ जाता है वो फाइनल लेवल है। तो वो जो पैसा आपने दिया, जैसे आपने 2000 रुपये की स्लिप कटवाई, ये फाइनल हो गया, ये शामिल होगा। लेकिन दोस्तों वो हॉस्पिटल और डॉक्टर जिसको आप दिखा रहे हैं उनके बीच में एक समझौता हो रखा है कि 50% आप, डॉक्टर ने कहा हुआ है कि 50% आप हमें देंगे। तो वो 2000 रुपये जो मिलते हैं आपकी साइड से, 1000 रुपये डॉक्टर को मिल जाते हैं। तो डॉक्टर का पेमेंट कितना हुआ? 1000। अब आपको कोई पूछता है कि सेवा का वैल्यू कितना है जो इस देश में पैदा हुई, तो आपको 3000 नहीं करना है, 2000 जो आपने दिए फिर हॉस्पिटल ने डॉक्टर को दिए, क्योंकि जो 2000 रुपये आपके थे उसमें ऑलरेडी उसी 2000 के डिवीजन हुए हैं। आप यूँ समझे इस बात को। तो अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाता है और सर्विस देता है, उसके बदले में जो पेमेंट मिलता है वो मध्यवर्ती टाइप का है। डॉक्टर को जितना पेमेंट मिलेगा उसको आप जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, बहुत दूर की बात, तो डॉक्टर्स की हम बात क्या करें, आप मेरी बात
कर लेते हैं। मेरी तो आदत है कि मैं सराउंडिंग्स को लेकर ज़्यादा बातचीत करता हूँ। जैसे मैंने फाइनल वस्तुओं का एग्जाम्पल दिया तो मैंने आपको ले लिया, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपने जूते पहने हुए हैं, वॉच पहनी हुई है, जो फ़ोन आपके पास है जिससे आप इस क्लास को देख रहे हो, या वेबसाइट पे कोई भी जगह देख रहे हो, ये सारे क्या हो गए, मतलब एक फाइनल जैसे बन गए आपके लिए। तो आपकी सराउंडिंग में मैंने समझा दिया। अब खान सर से जब आप ये कोर्स खरीदे, जो भी प्राइस में खरीदे, वो फाइनल है, मतलब वो जो सर्विस खान सर आपको सर्विस का जो चार्ज किया है फाइनल सर्विस है। अब खान सर जो मुझे पे करते हैं ये नहीं और जुड़ेगा उसमें, क्योंकि वो जो आपका कोर्स था उसी में हम लोगों का सारा कुछ समावेश किया हुआ है। इससे आप दिमाग लगा ले, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, बेवजह नहीं डेप्थ में जाना है। अच्छा, 21 या 22 की मेंस में एक सवाल आया था जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। वो सवाल को मैं संदर्भ में उठाऊंगा अभी, और यहाँ पे मुझे कुछ काम करना है। इसलिए आप क्या करो कि ये जो बना हुआ है इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दो आप, है ना, इतना स्पेस छोड़ दो, लगभग इतना स्पेस छोड़ दो आप। इसके नीचे में कुछ मैथमेटिक्स करनी है, उतना छोड़ के फिर आप लिखो, फिर मैं बात करता हूँ, उस क्वेश्चन की बात भी फिर करता हूँ। थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लिखिए। ये लिखिए, ये ध्यान देने योग्य है कि यदि अंतिम वस्तुओं ब्रैकेट में लिखिए या सेवाओं के बजाय सभी वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है। मैं लिखाऊंगा इंग्लिश में भी, आप चिंता मत करो, सम्मिलित करना है। तो इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि आप इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ के चल रहे हो। वैल्यू एडिशन में इंग्लिश में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। लिख लो आप इसको, देन आई विल बी ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश, राइट। देखो, यदि अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के बजाय सबको ध्यान में रखना हो, सभी वस्तु सेवाओं को जीडीपी की गणना में सम्मिलित करना है, तो इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि अलग अलग उत्पादन की अवस्थाओं पर किए जाने वाले मूल्य संवर्धन को आपस में जोड़ लिया जाए। इंग्लिश में मैं लिख रहा हूँ, इफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज
are to be included in the calculation of GDP, then there is an option of getting total of all value additions which have been done at various stages of production of goods and services. ये इंग्लिश रूपांतरण, और मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैंने आपको जगह छोड़ने के लिए कहा था, वहीं पर आप काम करना। और इसमें मेंस में एक क्वेश्चन आया था, उसको मैं थोड़ा सा वो करूँगा, बातचीत करूँगा उस पर। आपने लिख लिया होगा इसको। हमने जो ये एग्जाम्पल यूज किया, आप इसके नीचे लिख लो। आप मत लिखिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आप उसके नीचे लिखना जो मैंने एग्जाम्पल आपको बनाया हुआ था। आप रुकिए थोड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने गेहूं लिखा, आप कुछ मत करिए, कुछ मत बनाइए। गेहूं, आटा, ब्रेड, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और वीट वगैरह ये लिख रखा, मैं अब इंग्लिश नहीं लिख रहा, वो पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे ₹10, यहाँ पे ₹12 और यहाँ पे ₹20 लिखा हुआ है। अब हम ये चीज रख रहे हैं सामने कि कई बार मालूम नहीं चल पाता है कि फाइनल किसको कहेंगे। ऐसा भी भ्रम हो जाता है कई बार। जैसे आपके दिमाग में भी बन रहा होगा कि आटा जो है वो मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएरी है, ये फाइनल नहीं है मतलब। लेकिन जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं और आटे का आशीर्वाद आटा या कुछ भी लेके आते हैं, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल कहलाएगा, राइट। क्योंकि वो आटा जो हम बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, वो फिर किसी मार्केटाइज्ड प्रोडक्शन के लिए नहीं है, हम उसको मार्केट में नहीं बेच रहे, तो वो फिर आटा हमारे लिए फाइनल जैसा बन गया। तो ऐसे भ्रम हो जाते हैं कि हम आटे को क्या समझें। अगर कोई टिफिन सेंटर वाला आटा यूज कर रहा है तो वो मध्यवर्ती हो गया, लेकिन घर में हम आटा लेके जा रहे हैं तो ये फाइनल हो गया। जो टायर होता है, कार का टायर होता है, वो आपको मध्यवर्ती जैसा दिखेगा। लेकिन मान लीजिए मेरी कार का टायर खराब हो गया और मैं किसी दुकानदार से टायर लेके आ रहा हूँ, तो मैं कोई गाड़ी में उसको लगा के बेच नहीं रहा हूँ, मतलब गाड़ी को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो एज ए हाउस होल्ड या परिवारजन के रूप में जो मैं टायर लेके आया, ये फाइनल है। तो ऐसे भ्रम हो जाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि हम इस चक्कर में ना पड़े कि कौन मध्यवर्ती है, कौन फाइनल, हम सबको शामिल करें। तो सबको शामिल करने पर तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका तरीका क्या है, तो मैंने आपको लिखाया है कि उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं पर, अलग अलग स्टेजेस पे जो वैल्यू एडिशन होता है, राइट, वैल्यू एडिशन विच इज टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इफ यू टेक दिस एग्जाम्पल, लाइक देयर आर 3 स्टेजेस, वीट है, फ्लोर है, ब्रेड है, ये 3 स्टेज है ना। अलग अलग स्टेज के ऊपर वैल्यू एडिशन हमें निकालना पड़ेगा, मूल्य बढ़ा। वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं कि आपको कोई चीज कितने की मिली और आप उसको कितने की बेच रहे हो, जो डिफरेंस है, कितना बढ़ा के बेच रहे हो, वो वैल्यू एडिशन कहलाता है। देखिए उसकी यहाँ पे हम गणना करके देखते हैं, है ना। तो आपको जो मैंने जगह छुड़वा रखी है, वहां पे आप क्या करो, नीचे इधर लिखो मूल्य संवर्धन, ऐसे लिखो। आप इंग्लिश वाले वैल्यू एडिशन लिखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ मूल्य संवर्धन, या इंग्लिश में कहेंगे वैल्यू एडिशन। अलग अलग स्टेज पे
जो आपका स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने वहाँ पर लेफ्ट साइड में ये लिख दो आप, मूल्य संवर्धन। ठीक है, मैं ऐसा करके आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हो, जैसे कि ऑफलाइन बैच जैसा चल रहा है, मैं उसी तरह से आपको डील कर रहा हूँ। और दोस्तों मेरी आदत थोड़ा, अभी तो मैंने स्पीड ज़्यादा कर रखी है क्योंकि बाकी मैं स्लो पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ाता हूँ, तो देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो आप चले, क्योंकि ऑनलाइन में वीडियो में ज़्यादा स्लो दिखता है। फिर हम वैल्यू एडिशन निकालेंगे अलग अलग स्टेज पे, तो पहले उसको पकड़ेंगे, ब्रेड को लेते हैं। देखो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, आपको पूछ रहा हूँ मैं, आप मेरे को उत्तर दोगे कि ब्रेड के स्तर पर कितना वैल्यू एडिशन है। प्लीज गिव मी द आंसर, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, कि ब्रेड के स्तर पे कितना वैल्यू एडिशन। कोई 10 लिख रहा है, कोई 8 लिख रहा है, कोई 42, कैसे होगा? कोई 20 लिख दे रहा है। ज्यादातर बच्चे 8 लिख रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो ना ठीक से? कि कमेंट्स में सारा ध्यान है आप लोगों का ना? हमें तो यही लग रहा है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ध्यान दो पढ़ाई पे, ऐसे कैसे होगा? देखो किसी ने लिख के भेजा सर वैल्यू एडिशन क्या है, वैल्यू एडिशन 10 8 10 8 12, कोई 20 भी लिख दे रहा है। मूल्य बढ़ाना, आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, मूल्य बढ़ाना, संवर्धन का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना। मैं मूल्य नहीं पूछ रहा, दो बातें समझो आप। मेरा सवाल, एक है मूल्य, है ना, और एक है मूल्य संवर्धन। समझो आप, बातों पे ध्यान दो। इंग्लिश में कहेंगे इसको वैल्यू, कीमत, वैल्यू, है ना, और एक होता है वैल्यू एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? मतलब ऐड करना, जोड़ना। वैल्यू का मतलब तो पूरा होता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे 20 लिख के भेज रहे हैं कि ब्रेड का वैल्यू, ब्रेड के स्तर पर वैल्यू एडिशन 20 है, ये गलत है। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा, ब्रेड वाले ने वैल्यू कितनी बढ़ाई, इंक्रीज कितना किया, वापस ध्यान दो आप। ब्रेड वाले ने आटा 12 रुपए का लिया होगा तब तो ब्रेड बनाई, तो ये आटा बेचा गया 12 का। मैंने आपको क्या कहा कि ये सब बेचने के वैल्यू है, और लिया सामने वाले ने होगा, इधर वाले ने। गेहूं बेचा गया 10 का, तो लिया किसने? आटे वाले ने। अब आटे वाला 10 का लेकर 12 का आटा बेच रहा, तो लिया किसने? ब्रेड वाले ने। तो 12 का उसने लिया, देखिए 12 तो उसने खरीदा है, फिर ब्रेड बनाया, तो बेचा कितने का? 20 रुपए का। तो कितना मूल्य उसने बढ़ा दिया यहाँ पर? 8 रुपए बढ़ाया। 8 रुपए बढ़ाकर 20 का बेचा, तो इसकी वैल्यू एडिशन कितनी कहलाएगी? 8 रुपए। ज्यादातर बच्चे वैसे 8 ही लिखकर भेज रहे थे, लेकिन कई बच्चे 10 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ो, मुझे अनुशासन बहुत पसंद है, अपना दिमाग लगा के रखो पढ़ाई के अंदर। मैं डांटने वाला टीचर हूँ। ये ₹8 लिख दिया मैंने वैल्यू एडिशन, है ना। हमें किसी से कुछ लेना नहीं है दोस्तों, लेने के लिए नहीं। अब इनकी वैल्यू एडिशन 8 आ गई, अच्छे से विचार कर लेना, वीडियो वापस देख लेना, है ना। और बुरा मत मानना, मैं कहूँगा, कहना पड़ता है ताकि आप डिसिप्लिन में रहो। आटा है 12 रुपए का, आटे वाले ने बेचा, लेकिन गेहूं लिया होगा इसने 10 रुपए का, 10 का लेके 12, तो इसकी वैल्यू एडिशन कितनी आई? 2 रुपए की, राइट। अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा और नॉर्मली पढ़ा के चला जाऊंगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बता देता हूं मैं आपको। फायदा नहीं मिलेगा आपको, काम करना पड़ता है। और हमें ये रहता है, कितने सारे बच्चे, 2 लाख बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे, सब सबको पसंद नहीं आते हैं, सब सबके अनुसार नहीं चल सकते हैं, हम एक एक की फीडबैक को देख के नहीं चल सकते हैं। फिर भी जो बेस्ट होता है वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का नाम ही इस बात से है कि हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करवाते हैं। तो इसमें क्या है
अब जो किसान का है इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, तो इसकी वैल्यू हम 10 लिखेंगे। लेकिन ये वैल्यू जो 10 है वो यहाँ तक की है, यहाँ की नहीं है, यहाँ तक की। बस क्योंकि हमें इसका नहीं मिल रहा, पीछे से कितना इसने खरीदा ये नहीं मिला, लेकिन 2 हमें मिल गए। और ये 10 आया तो ये जुड़ते जुड़ते ही 10 आया होगा, जैसे 12 आया तो जुड़ते जुड़ते ही 12 आया होगा। 20, इसलिए यहां तक 10 आ चुका होगा पीछे से, तो 10 ये है यहां तक की वैल्यू एडिशन, प्लस 2 प्लस 8, आपको क्या मिल जाएगा? 20। तो अंतिम वस्तु को ध्यान में रखने पर भी 20 और अलग अलग अवस्थाओं पर वैल्यू एडिशन करते हो तो भी 20। इस बात को मैं फिर से करूंगा डिटेल में, क्योंकि अभी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, अगली क्लास का शायद नियोजन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा ऐसे ही अपना मन बना के रखिए और मेहनत करिए थोड़ा, है ना, और ध्यान रखिए क्लास के अंदर। शुक्रिया बहुत बहुत, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी चीज को मैं आगे बातचीत करूंगा आपसे कल की क्लास में, है ना। ओके, सी यू नेक्स्ट डे। थैंक यू। और ये कि बहुत अच्छा चला क्लास, और बहुत अच्छा आपने कम्युनिकेशन जो चूज किया है।